यार बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था पिछली क्लास में, जो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, इसको एक आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, छोटे क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाता है। श्री हरीश कुमार के पास 1 लाख रुपए है, जिसको वह एक व्यापार खरीदने में उपयोग करने की सोच रहा है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए उसके पास कैश है और वो सोच रहा है कि मैं बिजनेस करूं। उसके पास एक विकल्प है। विकल्प के रूप में उसे उस रकम को 7.5% वार्षिक दर पर एक भवन संस्था के निर्माण में विनियोग करने की सलाह दी गई। एक दो मतलब आप समझें, 1 लाख रुपए उसके पास है और ही हैज टू अल्टरनेटिव। उसके पास दो विकल्प है, एक तो कि बिजनेस में लगा दे और एक वो आपके क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हर साल 7.5% वार्षिक दर से उसको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वो बिजनेस में लगाता है 1 लाख रुपए, ऑब्वियस है दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर ए, यू हैव टू लेफ्ट द बी। तो दो डिसीजन दोनों में से, अगर वो बिजनेस करता है तो ये नहीं कर सकता, और यदि ये करता है तो ये नहीं कर सकता है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। अब इन दोनों में से उसको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, आगे देखते हैं। आगे वह सोचता है कि यदि उसे नियुक्ति मिल जाए तो उसे 600 रुपए मासिक वेतन मिल सकता है। अब ये नौकरी वो कब कर सकता है? जब वो बिजनेस करेगा तब वो नौकरी कर सकता है, या जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तब वो नौकरी कर सकता है? तो उसका आंसर है, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो पैसा लगा दिया कहीं और तो खुद फ्री हो गया, तो वो नौकरी कर लेगा। तो 600 रुपए पर मंथ उसको मिल जाएंगे। आसान है ये बात समझने में। लेकिन अगर वो बिजनेस करता है तो फिर वो नौकरी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक जगह पे हो सकता है। मान लीजिए हरीश कुमार को एक उपयुक्त व्यापार खरीदने को मिल गया, यानी उसको एक वैसा बिजनेस खरीदने को मिल गया जिसमें औसतन 18,000 रुपए का लाभ हो रहा था। यानी हर साल कितना रुपए प्रॉफिट हो रहा था? 18,000 रुपए। तथा जिसका विक्रय मूल्य 1 लाख है, यानी 1 लाख में उसको बिजनेस भी मिल जाएगा। चलता चलता बिजनेस जो है वो 1 लाख में उसको मिल जाएगा और उससे 18,000 रुपए वो कमा पाएगा। आपसे कहते हैं अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल की गणना कीजिए। बस ये इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल वे अपनाना पड़ेगा। इसमें प्रोसीजर नहीं है, स्टेप 1 स्टेप 2 जो जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे, ऐसा नहीं है। इसमें तो हमारे पास ये जो दो विकल्प है ना, विकल्प फर्स्ट और विकल्प सेकंड, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, उन दोनों में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर वो बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? तो 18,000 रुपए प्रॉफिट होगा, कोई और चीज है ही नहीं। और यदि वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 1 लाख का 7.5%, यानी 1 लाख इंटू 7.5% कितना होता है? 7,500, ये मिल जाएगा। प्लस वो नौकरी करेगा, तो 600 रुपए की नौकरी करता है तो 600 इंटू 12, 12×6 = 72, 7,200 रुपए ये भी कमा लेगा। तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 14,700 रुपए वो कमा लेगा। अब एक तरफ 14,700 की कमाई है, एक तरफ 18,000 की कमाई है। दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना चाहिए? 18,000 वाला ऑप्ट करना चाहिए, पहली बात। और इन दोनों जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा हो, तो दोनों में ज्यादा का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, और उसको 3 से गुणा करेंगे तो गुडविल आ जाएगी, है ना? तो ये इतना ही सवाल है। स्टार्ट करते हैं। देखें इस क्वेश्चन को बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, इट इज वेरी इजी, सिंपल सा है। दो विकल्प है। पहला विकल्प है बिजनेस। यदि वो बिजनेस खरीदता है, तो प्रश्न में आया था कि 1 लाख रुपए का बिजनेस उसने खरीद लिया और जिसपे 18,000 रुपए प्रॉफिट होता है, तो इसमें आपकी इनकम सीधी 18,000 रुपए लिख दो। तो पहले इनकम आपकी ये होगी, अल्टरनेटिव फर्स्ट। और अगर वो पहला विकल्प नहीं करता है, यानी और हो गया, वो सेकंड विकल्प यूज करता है, तो सेकंड विकल्प में वो इन्वेस्टमेंट करेगा।
तो इन्वेस्टमेंट की इनकम कितनी होगी वो लिख दो। तो आपके 1,00,000 इंटू 7.5%, 7,500। साथ में इन्वेस्टमेंट यदि वो करता है तो वो सैलरी भी, मतलब नौकरी भी साथ में कर सकता है, क्योंकि पैसा तो लगा दिया उसने कहीं और, तो खुद तो फ्री है, तो वो नौकरी करेगा तो सैलरी भी मिलेगी उसको, तो सैलरी लिखेंगे। यानी ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो 600 इंटू 12, 7,200। तो इस विकल्प से टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 14,700। तो ऊपर जो विकल्प था और इस विकल्प में डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी सुपर प्रॉफिट 3,300। ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मोर देन द नॉर्मल। तो नॉर्मल जो कम है वो नॉर्मल है। तो अब आता है गुडविल। तो गुडविल प्रश्न में कहा था सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करना है, 3 इयर्स। लिखा है, पढ़ लेना एक बार। तो 3,300 इंटू 3, तो आंसर आएगा 9,900। दिया हुआ है बच्चों, इतना ही सवाल है। ये छोटे क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है गुडविल कैलकुलेशन का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके आ गया 9,900। किस किस को समझ में आया? हाथों पे कर एक बार। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि रमा और शमा बराबर की साझेदार हैं। रमा एंड शमा आर इक्वल पार्टनर्स। उनको 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट इस प्रकार से था। तो बैलेंस शीट दे रखा है दोनों का, क्रेडिटर दे रखा है और कैपिटल अकाउंट रमा और शमा दोनों का दे रखा है। इधर कैश, बीआर, डेटर, स्टॉक, ये आपके सीए हो गए, करंट एसेट्स, और ये दोनों मशीनरी और बिल्डिंग हो गए आपके फिक्स एसेट्स। ठीक है। टोटल बैलेंस शीट की है 56,25,000 रुपए। अब आगे क्या कहता है वो देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल लिखता है, मशीन एवं भवन को छोड़कर संपत्तियों का मूल्य उनके पुस्तक मूल्य के बराबर ही है। यानी करंट एसेट्स जो है उनका जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू के बराबर ही है। उनका वर्तमान मूल्यांकन क्रमशः 23,62,500 मशीन का और 18,25,000 किसका हो जाएगा? बिल्डिंग का। जबकि ऊपर कितना दे रखा है भाई? मशीन 21 लाख दे रखा है, इधर 23 हो गया तो बढ़ गया, इधर 13 दे रखा है, 18 दे दिया, दोनों में बढ़ा ही है वैल्यूएशन। याद रखने की बात है। आगे लिखता है, पिछले 5 वर्षों का के लाभों का औसत 7 लाख है। यानी एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? यह ना एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर इज 7 लाख। तो आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एवरेज पहले से ही दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट। आगे सामान्य प्रत्याय की दर यानी एनआरआर कितना परसेंट लेना है? 10%। तो एनआरआर 10% हो गया। आगे क्या लिखता है? मूल्यह्रास की दर मशीन पर 15% और भवन पर 10%। तो ये जो दोनों दे रखे हैं उससे एडिशनल डेप आ जाएगा। ठीक है। एडिशनल डेप को हम प्रॉफिट में से घटाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे, साझेदार अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं। वे आपसे उचित विक्रय मूल्य के बारे में सलाह मांगते हैं। अंडरलाइन करो उचित विक्रय मूल्य, फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। यहां पे ये रहा। दे आस्क यू टू एडवाइज देम अबाउट द रीजनेबल सेलिंग प्राइस एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। दो बातें बतानी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस करेंगे। तो दो आंसर इसमें आपके दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल का और वैल्यू ऑफ बिजनेस का, दोनों अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, 8 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है।
और किस्मत अच्छी हो तो 20 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, देखें क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें हम नंबर 1 कैलकुलेशन लेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट वो आपके 5 ईयर्स का दे रखा है, कितना है? हाँ बेटा, 7 लाख रुपीज। तो यहां पे लिख देंगे 7 लाख। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब इसमें एडजस्टमेंट के नाम पे अपने को केवल लेस करना है, यहां पे लिखेंगे लेस एडिशनल डेप ऑन, और एक लाइन छोड़ दे, यहां पे लिख दे मशीन, और यहां पे लिख दे बिल्डिंग। और ये कितना आसान होता है आप खुद देखें। मशीन का पहले का वैल्यू और अब का वैल्यू आपको पता है, तो अभी का वैल्यू मशीन का कितना देता है? प्रश्न में दिया था 23,62,500। तो यहां पे आप लिखो 23,62,500, ये न्यू वैल्यू हो गया, माइनस ओल्ड वैल्यू इसका था 21,87,500, 21,87,500, 21,87,500। ये तो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस पे ही एडिशनल डैप होता है, तो 15% इसके आगे लिख दो। बस इतना ही काम करना है। इसी तरह से आपको बिल्डिंग का लेना है। बिल्डिंग का नया वैल्यू है 18,25,000, माइनस इसका ओल्ड वैल्यू जो बुक में दे रखा है 13,75,000, और इसमें परसेंटेज है डेप्रिसिएशन की 10%। ये एडिशनल डेप कैसे कैलकुलेट होते हैं, हर बार ऐसा ही होगा, बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार में समझ लो कि एडिशनल डेप कैसे आता है। कोई दिक्कत इसमें? एडिशनल डेप किस किस को समझ में आया? हाथों पे कर एक बार। गुड, दोबारा से नहीं बताऊंगा। कितनी बार? अब इसका परसेंटेज से बताना कितना आता है बेटा? पहले का 26,250 ब्रैकेट में कर दो क्योंकि घटाना है, और कितना? 45,000। दोनों का एडिशनल डेप घटा दो, घटाने पर कितना आता है? हाँ बेटा, 6,28,750। ये आपके हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आसान है बेटा। अब नंबर 2, सेकंड कैलकुलेशन, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अपनी सेकंड कैलकुलेशन हो जाएगी, ACE। क्या बोलते हैं इसको? ACE। तो इसके लिए तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले एसेट्स लिखनी है, तो लिखें ऑल एसेट्स में सबसे पहले कैश कितना है बेटा? 6,75,000। उसके बाद में BR बिल्स रिसीवेबल कितना है? 2,62,500। फिर डेटर, डेटर कितना है? 6,25,000। फिर उसके बाद में स्टॉक कितना है? 5,00,000। फिर उसके बाद में मशीन, मशीन कितना है? 21,00,000। रीवैल्यू लिखना है, कल बताया था आप लोगों को, तो रीवैल्यू कितना है? 23,62,500। याद रहेगा ये, रीवैल्यू लेना है। और उसके बाद में बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में भी रीवैल्यू लेना है, कितना है?
18,25,000। ये याद रखना है, बुक वैल्यू नहीं होता है, रीवैल्यू होता है। और आप चाहें तो ऊपर लिख दिया करो ऑल एसेट्स एट रीवैल्यूड प्राइस, तो याद रहेगा हमेशा कि रीवैल्यू लेना है। टोटल लगाएं यहां तक का 62,50,000। ये आपकी आ गई ऑल एसेट्स लेस क्रेडिटर, एक ही नाम है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितना दे रखा है? 7,50,000। तो घटाने पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कितना? 55 लाख रुपए। ठीक है। अब इसमें अपने लास्ट ईयर का कोई प्रॉफिट दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा ना। अच्छा, लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लाइन में नोटिस करें वो देखना, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर करने की बात थी उस पर। ये रही, उसने देखो लिखा है यहां पे सामान्य प्रत्याय की दर वर्ष के अंत शब्द को रह गया था कि पूंजी पर 10% है, यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहा है इस बार, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं कहा। इंग्लिश में भी आप इसको चेक कर ले, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मे बी टेकन एट 10% ऑफ द एंडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसमें एवरेज अपने को करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन को, तो यहां पे ये जो हमने एवरेज शब्द लिखा है ना, यहां पे काट के क्लोजिंग कर दो, तो प्रश्न में क्लोजिंग ही कहा है और हमने यहाँ पे क्लोजिंग ले लिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है। ठीक है, अब आपके 55 लाख आ गया, तो अगला स्टेप थर्ड क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इस प्रश्न के लिए। वैसे तो एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इस प्रश्न में कहा है इसलिए हमने ले लिया। इनटू क्या हो जाएगा? NRR। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 55 लाख इंटू 10%, यानी 5,50,000। कोई दिक्कत क्या है? ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब चौथा पॉइंट, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पहले निकाला था हमने, 6,28,750 माइनस 5,50,000। तो इससे आपके एसपी आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना? 78,000। हाँ बेटा, 750। ये आपके आ गया क्या चीज? हाँ बेटा, एसपी, सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत? अब आएगा फिफ्थ पॉइंट, गुडविल, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उसमें उसने कहा है सुपर प्रॉफिट इंटू कितने ईयर से गुणा करानी है? 5 ईयर्स। तो यहां पे 78750 मल्टीप्लाई विद 5, देन गुडविल इज इक्वल टू 13 लाख 3,93,000 93,750 750। ये आंसर दिया हुआ है बच्चों गुडविल का, पहला आंसर मैच कर गया। अब अगला प्रश्न आता है वैल्यू ऑफ गुडविल भी बताना, वैल्यू ऑफ बिजनेस बतानी है। तो छठा फॉर्मूला लिखे, वैल्यू
ऑफ बिजनेस, जिसको वो उसने कहा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस बतानी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला था अभी प्रश्न में, कितना था? 55 लाख था क्या? तो 55 लाख लिख दो, 55 लाख, और इसमें प्लस कर दो गुडविल 3,93,750। तो जोड़ने पर वैल्यू ऑफ बिजनेस का आंसर भी आ जाना चाहिए, 58,93,750। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आता है। दोनों आंसर मैच हो गए। ये क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नया फॉर्मूला सीखा है अभी आपने, किसका? वैल्यू ऑफ बिजनेस का, जिसको फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस कहते हैं। आसान है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चीज जोड़ देते हैं? गुडविल जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्यारे बच्चों। अभी इसमें दिया हुआ है मोहन जयपुर में एक केमिस्ट की दुकान चलाता है, ठीक है। उसकी स्थिति निम्न प्रकार से है। केमिस्ट का मतलब मेडिसिन की दुकान होती है। बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, बिल्डिंग फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिटर। इस तरफ फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। जनरली आप गुडविल का क्वेश्चन देखेंगे तो बैलेंस शीट कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं मिलने वाली होती है। अब आगे इसमें क्या देता है क्वेश्चन, मैं यहाँ पे एक बार रोक लेता हूँ। आप इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। मैं हिंदी में क्वेश्चन रीड करूंगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, व्यवसाय सोहन से किराए पर लिए गए एक भवन में चलाया जाता है। अंडरलाइन करने, तो भवन का मालिक कौन है? सोहन है। इस भवन का किराया 2,000 रुपए प्रति माह है। जो किराया वो देता है, कौन देता है? किराया कौन देता है? मोहन देता है, जो केमिस्ट की दुकान चलाता है। वो 2,000 रुपए प्रति माह देता है, तो इंटू 12 आप कर सकते हैं, 24,000 होता है। 31 मार्च 2016 तक यह किराया केवल 1,500 था। ये भी बड़ा ट्विस्ट है इसमें, सीधा 24,000 नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्या कहता है? 31 मार्च 2016 तक। अभी बैलेंस शीट जो देख रहे हैं वो कहाँ की है? पहले यहाँ पे आओ। 31 मार्च 2019, 16 की बात कर रहा है, तो 16, 17, 18, 19, ठीक है, ऐसे चल रहा है। डेट गौर करने वाली बात होती है, कभी भी डेट आए ना तो उसको गौर करना ही चाहिए। तो 2016 में, तो इसका मतलब ये जो 24,000 लिखा है ना, वो तो गलत नहीं लिखा है हमने, क्योंकि इस साल का किराया तो आपके 2,000 रुपए से 12 से गुणा करके 24,000 ही है। हाँ, 2016 में 31 मार्च 2016 तक यह किराया 1,500 रुपए था, तो उससे पहले की ईयर में ये 1,500 था, तो 1,500 इंटू 12 कर सकते हैं आप, कितना होता है? हाँ बेटा, 18,000। नोटेड। मोहन ने एक केमिस्ट की सेवाएं ले रखी है। मोहन ने क्या कर रखा है? एक दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति रखा हुआ है, केमिस्ट। उसको 31 मार्च 2017 तक 800 रुपए प्रति माह आता था, उसके बाद 1,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता था। मोहन शब्द को ध्यान रखना है। 2017 तक 800 रुपए, फिर उसकी बढ़ा दी गई तनख्वाह और 800 रुपए से उसको 1,000 रुपए कर दिया गया। ये गणित है, सीधी सी बात है। तो 800 इंटू 12 कितना होता है? 800 इंटू 12, 12 8 96, 9,600। और अभी उसकी हो गई 1,000 इंटू 12, 12,000। मैं एक्चुअली ये इसलिए लिखता हूँ हर बार कि गुणा करके प्रति माह को, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जब परीक्षा में होते हैं ना तो वो सीधा ही घटा देते हैं, वो प्रति माह को गौर नहीं करते,
और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से कि प्रति माह, प्रति मंथ, प्रति दिन, प्रति सप्ताह इन शब्दों को गौर ही नहीं करता है। इसलिए मैं हर प्रश्न में ये चीज को आपको बार बार अंडरलाइन करके बताता हूँ कि प्रति माह का मतलब क्या है, क्योंकि हमें एनुअल चीज चाहिए सारी चीज। आगे, किराया और वेतन वसूल करने के बाद व्यवसाय के गत वर्षों 5 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार से थे। वसूल करने के बाद 5 वर्षों के लाभ, यानी ये जो किराया और ये सब है वो इसमें घटाया हुआ है मोहन ने। घटाने के बाद के 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, और 5 सालों के प्रॉफिट 14 से शुरू होता है। पहला साल 14, फिर 15-16, फिर 16-17, फिर 17-18 और फिर 18-19, 5 साल हो गए। ऑब्वियस है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत समझने में। मैंने उल्टे क्रम में 1 2 3 इसलिए लगाया क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजिकली लिया है, डेट वाइज। पहले 14-15 आएगा और लास्ट में 18-19 आएगा, ठीक है। तो 5 सालों के प्रॉफिट ये दोनों चीजें घटाने के बाद, कौन सी दोनों चीजें? किराया और केमिस्ट का वेतन घटाने के बाद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। भवन का मालिक सोहन, यहां से क्वेश्चन चेंज होता है, उपरोक्त व्यवसाय को खरीदना चाहता है। वो कहता है कि मैं इस बिजनेस को खरीदना चाहता हूं। वह स्वयं एक विशेषज्ञ केमिस्ट है। वो क्यों खरीदना चाहता है वो बात भी प्रूव होगी, वो केमिस्ट है। अतः उसे मोहन द्वारा नियुक्त किए गए केमिस्ट की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। ये बात भी सही है भाई, जब मैं खुद केमिस्ट हूं तो आपने जो केमिस्ट रख रखा है उसकी मुझे जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब मैं उसे हटा दूंगा, और हटा दूंगा तो मुझे भविष्य में बचत होगी, सेविंग हो जाएगा फ्यूचर में। द एक्सपेंसेस दैट विल नॉट इनकर इन द फ्यूचर, खर्चा जो कि भविष्य में नहीं होगा, वो है ये। तो कौन सा नहीं होगा? 800 और 1000 वाला जो था ना, तो 1000 रुपए वाला नहीं होगा। 800 तो पुरानी डेट का था, फ्यूचर की डेट तो 1000 रुपए की थी, तो वो रहेगा। आगे, सोहन खुद क्या करता है? सोहन जगसन पाल लिमिटेड में फार्मेकोलॉजिस्ट के पद पर कार्य कर रहा है, जहां उसे 2500 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त हो रहा है। ये चला जाएगा। अभी वो नौकरी कर रहा है, जब वो इस बिजनेस को खरीद लेगा तो ये 2500 रुपए पर मंथ मिलना बंद हो जाएगा। तो कितना होता है 2500 से? 2500 इंटू 12 यानी 30,000 रुपए। ये ऐसी इनकम है जो आज तो हो रही थी पर फ्यूचर में नहीं होगी। जब ये बिजनेस खरीद लेगा तो फिर उसको ये इनकम होनी बंद हो जाएगी, तो सैलरी बंद होना है। यह मानते हुए कि औसत विनियोजित पूंजी, अंडरलाइन कर लें, पिछले में क्लोजिंग था, है ना, अंडरलाइन किया था ना हमने वापस जाके। इसमें क्या है? एवरेज है। तो यहां पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर सामान्य प्रत्याय दर 10% है, यानी एनआरआर हो गया, एनआरआर 10%। ख्याति की गणना अधिलाभों के 5 वर्षों के किराए के आधार पर कीजिए, तो 5 ईयर्स हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट निकालना ही है। उपरोक्त व्यवसाय को खरीदने के बाद सोहन को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। ये बात तो हम पहले ही समझ गए थे। 2500 रुपए उसको भविष्य में नहीं मिलेंगे, त्याग पत्र देना होगा, नौकरी नहीं करेगा वो। और भवन का मूल्य 2 लाख रुपए माना जाए। भवन का मूल्य 2 लाख रुपए माना जाए, अचानक क्यों आ गया वो सुनो। ये देखो, ये बैलेंस शीट जो थी वो किसकी थी? मोहन की थी। मोहन तो किराएदार था ना, तो किराएदार था तो बिल्डिंग उसकी थी नहीं। बिल्डिंग उसकी नहीं थी तो वो यहां पे नहीं थी बैलेंस शीट में। लेकिन अब सोहन खुद उसका मालिक हो जाएगा, तो ये जो बिल्डिंग है ना 2 लाख की, वो किस में आएगी? बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। ये इसमें चेंज है। अच्छा क्वेश्चन है ये। भवन पर मूल्यह्रास की दर 10% वार्षिक मानी जाए, तो बिल्डिंग ये जो 2 लाख थी ना, अब इसकी किराया नहीं लगेगा। सही बात है, क्योंकि मालिक खुद है। तो जब किसी व्यक्ति के किराया नहीं लगता लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगता है, तो डेप्रिसिएशन इसके लगना शुरू हो जाएगा। 2 लाख का 10% वार्षिक, ये भी उसके आगे के खर्चों में आना शुरू हो जाएगा। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 डेप हो जाएगा। ये आपका प्रश्न का पार्ट आता है, जो अब उसके लगेगा। आयकर का ध्यान नहीं रखना है, तो हम वैसे भी नहीं रख रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में सबसे पहली जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो है कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट।
एडजस्टेड प्रॉफिट इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमें 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें उसने रेंट को भी घटाया हुआ है और केमिस्ट की सैलरी को भी घटाया हुआ है। जबकि अब हम इस प्रॉफिट को इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें सोहन के लिए गुडविल की गणना करनी है। सोहन के ना तो रेंट लगेगी और ना ही सैलरी लगने वाली है केमिस्ट की, तो इसलिए उनको वापस जोड़ देंगे ताकि हमारा सही प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके लिए इसमें करेंगे, सबसे पहले आप ईयर लिखें, पहला कॉलम बना ले ईयर। ईयर में आपके पहला साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 साल थे। 5 सालों को मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4 5। आप अपनी किताब के अनुसार जो भी ईयर है उसको लिख सकते हैं। अपनी बुक में कहां से स्टार्ट किया था पहला साल? 2014-15 था ना? 14-15, फिर 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। मैंने ये आगे नंबर इसीलिए लिख दिए ताकि हम पहला साल दूसरा साल बोले तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा है। ईयर के बाद में आपको लिखना है प्रॉफिट। अगला कॉलम बनाओ प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आपके पहले साल से स्टार्ट करेंगे 1 लाख, फिर 80,000, फिर 1,10,000, फिर 1 लाख और फिर 1,10,000। ये काम आप लोगों को डायरेक्ट किताब में दिया हुआ था, बस क्रम का ध्यान रखना है कि हमने 14-15 को एक नंबर पे लिखा था और 18-19 को बाद में। और वैसे क्रोनोलॉजिकली लिखेंगे ना, पहले से आखिरी की तरफ, उल्टा नहीं चलना है। अब इसमें यहां पे लिखो एड रेंट। किराया अब भविष्य में नहीं लगेगा तो ऐड करना है। किराए वाली एक बार लाइन आप जाके इस प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है प्रश्न में किराए के बारे में। देखते हैं, देखो मैं बताता हूं। ये रहा अपने सामने है किराया। 31 मार्च 2016 तक यह किराया 1500 रुपए प्रति माह था, यानी 18,000 रुपए। डेट 16 तक, यानी 15-16 तक। 15-16 के पहले तो था 1500 और उसके बाद में वो हो गया 2000। अब आप इसको समझ लो, 15-16 यही तो है, तो यहां तक तो कितना था, गुणा करो 18,000 होता है। यहां पे भी 18,000 लिख दो, सही चल रहा है। इससे पहले लिखा है देखो मैंने 16 से पहले, तो 14-15 और 15-16, 18,000 लिख दिया। इसके बाद में ये बदल गया, 2000 हो गया, तो 24,000 लिख दिया। ये पॉइंट किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। गुड। देखो ध्यान से, इसमें डेट क्या लिखी थी, 2016 से पहले 1500 रुपए किराया था पर मंथ, तो 1500 को हमने सीधा ही 1200 से गुणा कर, 12 से गुणा करा तो 18,000। तो पहले था उसमें ऐड करना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, यदि आपका प्रश्न ये है तो मैंने बता दिया कि भविष्य में चूंकि ये लगेगा नहीं तो इसको अभी ऐड कर सकते हैं, कि जब लगना ही नहीं है तो भविष्य में प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दिया। तो 16 से पहले, तो 16 से मतलब ये 15-16 ही तो 31 मार्च 16 होता है, 16-17 तो अप्रैल हो गया, सही है ना। तो यहां तक आपको केवल ये करना है, क्लियर। तो पहले वाले में हमने 18,000 जोड़े और बाद में 24,000 जोड़े, क्योंकि मैंने 1500 और 2000 को पहले ही डिकोड करा दिया कि 1500 का मतलब 18,000 है और 2000 का मतलब 24,000 है, क्योंकि 12 से गुणा करनी पड़ेगी। उसके बाद में लिखो ऐड सैलरी ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट की सैलरी भी जोड़ी जाएगी क्योंकि केमिस्ट की आवश्यकता उसको भविष्य में नहीं होगी। उसके लिए भी एक बार लाइन में जाके देखते हैं कि उसकी सैलरी कौन सी डेट से कहती है। देखो क्वेश्चन में
ये रहा। उसको 31 मार्च 2017 तक 800 रुपए प्रति माह दिया जाता था, तो 800 को डिकोड करके हमने 9600 लिखा है। 31 मार्च 2017, तो 17 से पहले तो 9600 और 17 के बाद में 12,000, ठीक है ना। तो 17 के हिसाब से चलेंगे, तो ये रहा 17, 31 मार्च 17, तो इससे पहले तो 9600, 9600, 9600 और 9600, और 17 के बाद में यानी 17, 18 और 18, 19 उनमें हो जाएगा 12,000 जोड़ने हैं। दोनों ही इसलिए जोड़े क्योंकि दोनों ही खर्चे भविष्य में नहीं होंगे, इसलिए हमने उसको एडजस्ट किया, और उसके ईयर में जाके किया क्योंकि डेट में बदलाव दे रखा था, इसलिए हमने ऐसा किया है। जोड़ेंगे, लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी ये जो 1 लाख है उसमें ये जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे, तो कितना आता है जोड़ने पर, ये सारे जुड़ते जाएंगे, कितना आता है। पहला 1,27,600, 1,27,600। दूसरा 1,07,600। तीसरा 1,43,600, 1,36,000, 1,36,000, और लास्ट 1,46,000। ये हमने एडजस्टेड प्रॉफिट सारे कर लिए। अब आप इसकी टोटल लगा लो। टोटल लगाएंगे, कितनी आती है बच्चों। $6,60,800, ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया ऑफ 5 ईयर। अब आप लिखो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में सिंपल एवरेज निकलेगा क्योंकि घटते बढ़ते क्रम में है प्रॉफिट। तो 6,60,800 5 साल के प्रॉफिट की टोटल डिवाइड बाई 5, तो कितना आता है 1,32,160। बहुत अच्छे बच्चों, आप अच्छे कैलकुलेटर हो, यू आर ए गुड कैलकुलेटर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब इसके बाद में आपको स्टेप 2 पे जाना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एफएमपी। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एफएमपी। तो भविष्य के एडजस्टमेंट भी 2 एडजस्टमेंट थे, वो हमें इसमें करने पड़ेंगे। तो पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, वो आपके आया 1,32,160 लेस डेप ऑन बिल्डिंग। भविष्य में डेप्रिसिएशन लगेगा बिल्डिंग पे, ये बात हमने कही थी। तो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 10% उस पे डेप लगता है, तो 20,000। ये एक तो उसके डेप्रिसिएशन लगने लगेगा भविष्य में, और एक और लेस सैलरी। तो 2,500 रुपए पर मंथ से अभी जो सैलरी उसको मिल रही थी वो अब उसे भविष्य में नहीं मिलेगी क्योंकि ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज राइट नाउ जॉब। तो वो कितना हो गया, कितना 30,000, 30,000। दोनों घटा देंगे, 82,160। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एफएमपी, दोनों एक ही बात होती है। मैं हर प्रश्न में ये बात आप लोगों से कह रहा हूं। कुल मिला के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट विल बी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया, हो गए चारों एडजस्टमेंट।
सवाल आसान हो गया कि नहीं हुआ? इट इज इजी नाउ। जो लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेसी थी क्वेश्चन की, पहले इतना था अब ये हो गया, पहले ये इतना था अब सब कर लिया हमने। पहले था तो पहले की डेट में जाके कर दिया, अब है तो अब की डेट में कर देंगे, डरते थोड़ी है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। लिखें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बैलेंस शीट लेनी है अपने को। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दो दे रखे हैं, है ना। तो लिखिए फिक्स एसेट्स कितना है बच्चों? 3 लाख। करंट एसेट्स कितनी है? 5 लाख। ये दो तो है ही है, और एक आपको लिखनी है बिल्डिंग रीवैल्यू। पहले थी नहीं, अब आएगी। तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। स्टार लगा लो इस पे, भूलते हैं बच्चे ज्यादातर इसको लिखते समय। तो कितना हो गया? 10 लाख। इसमें से घटाना है लेस क्रेडिटर। कितना है? क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर डेप दो चीजें घटानी है। तो लेस क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है बच्चों? 2,10,000। और प्रोविजन फॉर डेप 70,000। दोनों घटाने पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कितना? 7,20,000। 7,20,000। कोई दिक्कत कर रहे हो? यहां तक एनी क्वेश्चन? अच्छा, और कोई लाइबिलिटीज में घटने लायक था क्या? आप खुद भी चेक कर लो, क्रॉस चेक। बिल्डिंग फंड था, वो नहीं घटता। जनरल रिजर्व नहीं घटता, क्योंकि रिजर्व और फंड घटाने का कोई मतलब ही नहीं होता, कैपिटल नहीं घटता। दो ही चीजें थी, दोनों घटा दी। इससे आया क्या? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस, इस बार अपने को एवरेज चाहिए, 1/2 CYP 80। ये इतनी सी लाइन आपको लिखा रखी है, यानी आपको करंट ईयर प्रॉफिट, तो करंट ईयर प्रॉफिट मतलब लास्ट प्रॉफिट होता है। इस बार 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ था देखो प्रश्न में, तो प्रश्न में सबसे लास्ट प्रॉफिट कौन सा दे रखा था? 1,10,000 दे रखा था, तो उसका 1/2 लेना है। तो 1,10,000 का 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है बच्चों? तो वो आपके इसमें ले लेंगे, कितना होता है? 55,000। ठीक है। हाँ बच्चों, कितना हुआ? 6,65,000। ये क्या आएगा बच्चों? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई दिक्कत बेर बच्चों? अब फोर्थ पॉइंट ले लो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद में नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट ACE इंटू NRR। अब तो फॉर्मेलिटी रह गई बस, मेन दो कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो सही हो जाए तो सवाल गलत नहीं होता। तो 6,65,000 इंटू कितना करना है? कितना परसेंट है इसमें? 10%। तो कितना हो जाएगा? 6,00,000 की 66,500। बहुत अच्छे। और उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, हाँ फिफ्थ पॉइंट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला था बच्चों? हाँ बेटा,
82,160 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 66,500 घटाने पर, हाँ बेटा 660, ये एसपी आ गया, सुपर प्रॉफिट। नाउ 6 पॉइंट, गुडविल। तो गुडविल कैसे, 15,660 इंटू कितना करना है, 5 ईयर से, क्या कितना आता है, 78,000। आंसर दिया हुआ है, बहुत अच्छे बच्चों, गुड कैलकुलेटर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।